अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। माथुर मैंशन। माया ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने खड़े शख्स का चेहरा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे उस इंसान का इस वक्त यहाँ होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि कियांश था। कियांश माया को सही से खड़ा करते हुए टांट मारने की टोन में कहा, लगता है तुम काफी जल्दी रिकवर कर गई हो। माया गुस्से से कियांश खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसे कियांश का यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं आया था। अपने भाई और अपनी फ्रेंड को एक दूसरे को घूरते देखकर सारा उन दोनों के बीच में आकर माया के गले लगते हुए पूछा, अब कैसी हो? माया के बोलने से पहले कियांश बीच में बोल पड़ा, सारू तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? अगर वह ठीक नहीं होती तो इस तरह दौड़ती क्या? हम तो यहाँ पेशेंट से मिलने आए थे, लेकिन लगता है यहाँ कोई बीमार नहीं है। रेयांश कियांश को घूरने लगा तो माया ने कियांश से कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, लगता है मुझे ठीक देखकर तुम खुश नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए मैं बीमार तो पड़ी नहीं रह सकती ना। मनन, निधि और शौर्य दोनों ही अपनी जगह से उठकर उन चारों के पास आते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो आप सब? गुड़िया, वह आपसे मिलने आए हैं तो उन्हें बैठने को कहिए। माया ने कियांश को घूरते हुए कहा, अब जो बिना बुलाए आए हैं वो बिना कहे बैठ भी सकते हैं डैड। कहने की जरूरत नहीं है। कियांश माया को घूर रहा था। सारा ने जब अपने भाई को देखा तो वह समझ गई थी कि उसके भाई को गुस्सा आ रहा है। सारा ने बात बदलते हुए कहा, माया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। इतना कहकर सारा माया का हाथ पकड़े हुए लिविंग एरिया में लगे सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने अपने हाथ में पकड़े बैग से केक के डिब्बे को निकाला और फिर टेबल पर रखते हुए कहा, ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर केक है। तुम जब लो फील होता है तो तुम केक खाती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बेस्टी को एनर्जी दी जाए। माया ने खुशी से सारा को गले लगते हुए कहा, थैंक यू सो मच। तुझे नहीं पता मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। मैं भैया से भी कह रही थी कि वह जाए और मेरे राबड़ी लेकर आए, लेकिन तुम जानती हो ना भैया कैसे हैं साडू। सभी लोग माया को देखने लगे। सारा ने चोर नजरों से रेयांश को देखने लगी जो कि अपने फोन में बिजी था। माया ने पास में खड़े स्टाफ से कहा, भैया आप एक स्पून लेकर आए। स्टाफ ने बड़ी मोहब्बत से कहा, ओके बेबी जी, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह स्टाफ किचन की तरफ चला गया और कुछ पल बाद आया तो उसके हाथ में कुछ प्लेट और स्पून थे। माया स्पून लेकर केक को जैसे उठाकर खाने को हुई, रेयांश ने माया के हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, डॉक्टर ने तुझे मीठा खाने से मना किया है। आजकल तेरी डायबिटीज बढ़ी रहती है तो इसलिए तू ये केक नहीं खाएगी। माया के मुंह में जाता हुआ चम्मच हवा में ही रुक गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। माया को ऐसे देखकर सभी मुस्कुरा दिए। कियांश सामने सोफे पर बैठे बिना पलके झपकाए देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे यह मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। अगर उसे की चीज कमी लग रही थी तो वह थी उसकी बिया। माया ने रेयांश को घूरते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए ब्रो, आप तो दिन पर दिन मेरे साथ रूड होते जा रहे हैं और मेरे साथ हिटलर भैया की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यह मत खाओ, वह मत खाओ, मैं डायबिटीज से मर नहीं जाऊंगी। रेयांश गुस्से से चिल्लाया। माया, मनन, शौर्य और निधि भी अपनी जगह से खड़े हो गए। माया को तुरंत ही एहसास हो गया कि उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया है। उसने मासूमियत से अपनी गर्दन नीचे करके मिनमिनाते हुए कहा, सॉरी। रियाना एक झटके से माया के हाथ को छोड़ते हुए कहा, रबड़ी जो खाना है खा, लेकिन ऐसी बकवास मत कर। तू जानती है तेरी इस बकवास से सबको तकलीफ होती है। इतना कहकर वह सारा को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता सारा की रबड़ी को डायबिटीज है? जानते हुए भी उसके लिए केक आई हो। जानती हूँ ना उसे मीठा कितना पसंद है और मीठे को देखकर वो किसी की नहीं सुनती, फिर भी तुम केक लेकर आई हो।
सारा ने भी अपनी नजरें नीचे कर ली। कियांश जो कब से सारी चीज एंजॉय कर रहा था वह सोफे से उठकर खड़े होते हुए कहा, सॉरी मिस्टर माथुर, लेकिन मेरी बहन ने कोई गलती नहीं की है। वो केक शुगर फ्री है, उसमें शुगर नहीं है। अगर यकीन ना हो तो तुम चेक कर सकते हो। बिना किसी को जाने उन्हें जज करना गलत होता है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी जज करते हो। मनन, निधि, शौर्य सभी दोबारा से सोफे पर बैठते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप सब? अच्छा बेटा, आप बताइए आप क्या लेंगे? कियांश ने निधि को देखकर मुस्कुराते में कहा, आंटी मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए, क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? मुझे आपका घर काफी पसंद आया। निधि कियांश के स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर से काफी इम्प्रेस हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। रियाना गुड़िया, आप दोनों सारा और कियानांश को अपना घर दिखा दीजिए। माया ने निधि को देखते हुए कहा, बड़ी माँ। निधि ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और आंखों से कुछ इशारा किया। ना चाहते हुए भी रियांश और माया को उठना पड़ा। वह दोनों कियांश और सारा को अपना घर दिखाने लगे। घर देखकर कुछ देर रुककर एक दूसरे से बातें की और फिर कियांश सारा को लिए हुए वहां से चला गया। रियांश अपने रूम में बैठा पेपर की तैयारी कर रहा था। जब उसके रूम में माया ने आकर पूछा, ब्रो आप अभी भी नाराज हैं? रियांश ने सारा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरे नाराज होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है राबड़ी? तू तो वही करेगी ना जो तुझे अच्छा लगता है। कितनी बार तुझे समझाया हूं कि वह सब बातें मत कर। तू जानती है एक अकेली तू ही है जिसे चाचू बहुत प्यार करते हैं। वह तेरे ही सहारे जिंदा है, तुझे अंदाजा भी न है। तेरी इन बातों से उनको कितनी तकलीफ होती है। माया की आंखों में आंसू था। मनन पीछे से आकर अपनी बेटी को शोल्डर से पकड़ते हुए कहा, रियांश पर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन तुमने ये गलत कहा कि माया को इस बात का अंदाजा नहीं है मुझे कितनी तकलीफ होती है। वह अभी मेरे ही रूम से आ रही है, उसने मुझसे माफ़ी मांगी और रो भी रही थी कि उसकी जबान फिसल गई। जिस तरह मैं अपनी लाडो के लिए जिंदा हूँ उसी तरह मेरे लाडो भी मेरे लिए जिंदा है। मेरी बेटी को जज मत किया करो रियांश। रियांश पहरानी से मनन को देख रहा था, उसने तो मनन की साइड लिया था। माया अपने सर को मनन के सीने पर रखे हुए मनन की कमर के चारों तरफ अपने हाथ को लपेटकर कहा, आई लव यू डैड। मनन अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए कहा, लव यू बच्चा, और इन प्यारी प्यारी आंखों को इतनी तकलीफ मत दिया करो, पता है मुझसे शिकायत करती हैं कि मेरी गुड़िया बहुत रोती है। रियांश ने मुंह बनाते हुए कहा, आप लोग मुझे यहाँ जलाने आए हैं? मनन मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तू भी आजा। रियाना भी अपनी नोटबुक छोड़कर उनके पास आकर मनन के सीने से लग गया। रियांश मनन के गले लगे हुए माया की नाक को दबाते हुए कहा, रौंदू कम रोया कर। माया ने अपनी नाक को सहलाते हुए मनन को देखते हुए कहा, पापा देखिए ना ब्रो, मुझे फिर से परेशान कर रहे हैं। मनन अपनी बेटी के फोरहेड को चूमते हुए कहा, रियांश। रियांश ने जल्दी से कहा, सॉरी चाचू। रात के 2 बजे बज रहे थे। माया गहरी नींद में सो रही थी। बेड टेबल पर येलो बल्ब का लैंप जल रहा था, जिससे उस येलो लाइट में उसका चेहरा किसी सोने की तरह चमक रहा था। अचानक से उसके रूम में एक नकाबपोश खिड़की से अंदर आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा नुकीला चाकू था। वह सामने बेड पर सोई खूबसूरती की मलिका को देख उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आंखों में एक अलग बड़ी ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने माया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का खजाना रखा हो। माथुर मैंशन। वह नकाबपोश धीरे धीरे चलते हुए माया के करीब गया और माया के बिल्कुल करीब बेड पर बैठ गया। वह चाकू को माया के चेहरे के थोड़े ऊपर करके माया के हर अक्ष को उस चाकू की नोक से बना रहा था। वह ये करते हुए किसी साइको से काम नहीं लग रहा था। माया जो गहरी नींद में सोई थी वह फिर से अपने ख्वाब में वही ख्वाब देख रही थी जो वह पिछले कई सालों से देखते आ रही थी।
बीच में उसे यह ख्वाब आना बंद हो गए थे। लेकिन जब से यह इंसिडेंट हुआ था वह इस ख्वाब को रोज देखती थी। माया को पसीने होने लगे। वह नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। उसने बेडशीट को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। नकाबपोश माया को इस तरह देखकर हैरान हो गया। माया चीखते हुए उठी। मामा! उसकी चीख उस रूम से बाहर जाती उससे पहले उस नकाबपोश ने माया के मुंह को कसकर अपने हाथों से दबा दिया। माया की भयानक चीख उसके गले में ही घुट गई। माया जो पहले से ही डरी थी अपने सामने एक नकाबपोश को देखकर और भी ज्यादा डर गई। उस डीम लाइट में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। उसकी आंखें दिखने में डरावनी लग रही थी, क्योंकि वह आंखें आम इंसान की तरह नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उस नकाबपोश की आंखें वैम्पायर की तरह थी। माया जैसे ही अपने हाथ से उस नकाबपोश का नकाब उतारती उस नकाबपोश ने माया के दोनों हाथों को पकड़कर एक झटके से माया को बेड पर लेटा दिया और उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर कर खुद माया के ऊपर आते हुए कहा, मेरे साथ कोई होशियारी नहीं और चिल्लाने की तो कोशिश भी मत करना वरना तुम्हारा गला काट दूंगा। माया जो पहले ही अपने सपने से डरी हुई थी उस नकाबपोश के इतने करीब आने से और भी ज्यादा डर गई। माया के आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे। उस नकाबपोश ने माया के मुंह पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए चिल्लाना मत, वरना तुम्हारा काम खत्म करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर उसने माया के चेहरे पर से हाथ हटा दिया। उसने काया को बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठा दिया और बेड टेबल से मग उठाकर उसमें से पानी निकालकर माया की तरफ करते हुए कहा, पी लो। माया के अपने कांपते हाथों से नकाबपोश से पानी लेकर एक ही सांस में पी गई। वह पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी। सामने बैठे नकाबपोश ने उसके सामने एक पेपर रखते हुए कहा, साइन करो। माया हैरानी से उस नकाबपोश को देखते हुए अपने कांपते होठों से पूछा, ये कैसा पेपर है? नकाबपोश ने एक झटके से माया की गर्दन को अपने हाथों से दबोचते हुए कहा, मुझे सवाल पसंद नहीं है, जितना कहा है उतना करो। साइन करो। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि यह पेपर कैसा था। माया का दम घुट रहा था। माया अपने दूसरे हाथ से उस नकाबपोश के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे। उस नकाबपोश ने माया से कहा, छोड़ दूंगा, पहले तुम पेपर पर साइन करो। अगर तुमने साइन करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे नशे काट दूंगा और लोगों को लगेगा कि तुमने सुसाइड कर लिया है। क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं? माया नामे गर्दन हिलाने लगी। नकाबपोश ने माया के गले को छोड़ते हुए माया के हाथों में पेन दिया। माया के हाथ कांप रहे थे। वह नहीं जानती थी यह कैसा पेपर है। वह साइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर सामने बैठे शख्स ने जो कहा है वह सच में कर दिया तो। लेकिन एक बार फिर माया ने खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। माया जैसे ही चीखने को हुई उस नकाबपोश ने माया के मुंह को बंद करते हुए माया के हाथ पैर हल्का सा कट मार दिया। माया की चीख उसके गले में ही घुट गई। उस नकाबपोश ने माया के मुंह को दबोचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें हवा में धमकी दे रहा हूं? तुम्हें समझ में नहीं आई मेरी बात? माया की आंखों से आंसू गिर रहा था। वह ऐसी सिचुएशन में फंसी थी जहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। उस नकाबपोश ने माया के मुंह को छोड़ते हुए कहा, अब मेरे साथ होशियारी मत करना वरना अगली बार यह कट सीधे तुम्हारे नस पर होगा। ना चाहते हुए माया ने उस पेपर पर साइन कर दिया। माया के आंखों से एक आंसू टूटकर उस पेपर पर गिर गया। नकाबपोश ने पेपर को माया के हाथों से लेकर अपने जैकेट में डालते हुए माया के गाल पर हाथ रख अपने अंगूठे से माया के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, अब ये रोना धोना बंद करो और सो जाओ। कल सुबह तक तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किस पेपर पर साइन किया है। अपना फोन दो। माया पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। उसे अपना वजूद गायब होता हुआ महसूस हो रहा था। माया को स्टैचू की तरह देखकर नकाबपोश ने गुस्से से कहा, सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
अपना फोन दो। माया ने डरते हुए अपने बेड टेबल से फोन उठाकर उसकी तरफ कर दिया। नकाबपोश ने माया के हाथ से उसका फोन लेकर उसके फोन में अपना नंबर सेव किया और माया की तरफ उसका फोन फेंकते हुए कहा, इसमें मेरा नंबर सेव है। मैं जब भी कॉल करूं पहली ही बेल में मेरा कॉल उठ जाना चाहिए और अगर नहीं उठा तो दूसरी बेल में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर वह नकाबपोश जहां से आया था वहीं से चला गया। माया वैसे ही बैठी रही। नींद उसकी आंखों से तो कहीं दूर भाग चुकी थी। माया की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वह बिना आवाज के रोए जा रही थी। वह पूरी रात रोती रही। एक अनजान शख्स उसके कमरे में आया, उसे पेपर साइन करवाया और फिर चला गया। कौन था वह शख्स और वह कैसा पेपर था? ऐसे बहुत से सवाल थे उसके दिल में, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वह अपनी बेबसी पर रो रही थी। दिन धीरे धीरे गुजर गया था। इन गुजरे हुए दिन में रुद्रांश और काया की बहुत कम ही बात हुई थी। सिर्फ काम से बात होती थी। उस दिन के बाद रुद्रांश ने काया को अटेंशन देना बंद कर दिया था। वह काया को न तो किसी काम के लिए डांटता था और न ही किसी भी काम की तारीफ करता था। काया रुद्रांश का एक बीवी की तरह ख्याल रखी थी। रुद्रांश की खामोशी और दूरी काया को बेचैन कर रही थी। काया नहीं जानती थी कि आखिर वह इतनी बेचैन क्यों है, लेकिन वह चाहकर भी रुद्रांश से कुछ नहीं कह पा रही थी। वह जब भी हिम्मत करके रुद्रांश से बोलने की कोशिश करती, रुद्राक्ष उसे इग्नोर करके चला जाता। काया अपने रूम में बैठी रो रही थी, क्योंकि अब उसे रुद्रांश के बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे रुद्राक्ष की डांट और प्यार की आदत थी, लेकिन रुद्रांश ने इन बीते हुए कुछ दिनों में उसने काया को अपने आप से बिल्कुल दूर कर दिया था। काया अपने रूम में बैठी रो रही थी कि उसके रूम का डोर ओपन कर रुद्रांश अंदर आया। काया को घुटने पर सर रखे देखकर उसने काया से पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अपने दिल की सुकून की आवाज सुनकर काया ने अपने चेहरे को उठाया तो रुद्रांश काया के चेहरे को देखकर ठिठक गया, क्योंकि काया का चेहरा आंसुओं से तर था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। रुद्रांश को पहली बार काया के आंसू और उसके चेहरे को देखकर अपने अंदर एक चुभन सी महसूस हुई। एक पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी है। वह भी इस बात से अनजान था कि यह छोटी सी लड़की उसके दिल में अपना घर चुकी थी। दोनों ही अपने एहसास और अपने प्यार से अनजान थे। रुद्रांश ने काया को देखते हुए पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें फीवर है? काया बिना कुछ सोचे समझे जमीन से उठकर दौड़ते हुए जाकर रुद्रांश के सीने से लग गई। रुद्रांश एक कदम पीछे हो गया। काया रुद्रांश के सीने से लगकर खूब रोने लगी। रुद्रांश की शर्ट उसने अपने आंसुओं से गिला करना शुरू कर दिया था। रुद्रांश बर्फ की तरह जमता गया था। उसे काया से इस वक्त इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी। वह हैरानी से वैसे ही खड़ा रहा। काया ने रोते हुए कहा, आप मुझसे नाराज हैं? आप मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? आप मुझे डांटे क्यों नहीं है? मुझे गुस्से से घूरते क्यों नहीं है? मुझ पर चिल्लाते क्यों नहीं है? रुद्राक्ष जो पहले से ही हैरान था, काया की बातों ने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया था। मतलब इस लड़की को किसी भी सूरत में चैन नहीं था। अगर वह डांटता था तभी भी उसे प्रॉब्लम होती थी। अगर वह प्यार करता था तभी भी उसे प्रॉब्लम होती थी। रुद्राक्ष ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, यह क्या कर रही हो तुम? दूर हटो मुझसे। रुद्रांश के इतनी तेज आवाज सुनकर काया जल्दी से रुद्रांश से दूर हो गई और अपनी नजरों को झुका लिया। रुद्राक्ष ने काया को गुस्से से घूरते हुए पूछा, ये सब क्या है? काया ने नजरें झुकाए हुए कहा, आप मुझे अच्छे लगते हैं। रुद्रांश ने हैरानी से कहा, व्हाट? काया ने दोबारा कहा, आप जब मुझे डांटते नहीं है, मुझसे बात नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है।
मैं आपको पसंद करती हूँ। रुद्रांश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। रुद्रांश एक झटके से काया के शोल्डर को पकड़कर दबोचते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? तुम जिस उम्र में हो उस उम्र में ये सब बकवास नहीं करते हैं और तुमने अपने दिमाग में ये सब घटिया बातें सोची भी कैसे? काया अंदर तक सहम गई थी। उसने सिसकते हुए कहा, इसमें मेरे दिमाग का कोई कसूर नहीं है। आप जब मेरे पास होते हो तो मुझे अच्छा लगता है। जब मुझसे दूर हो जाते हो तो मुझे बेचैनी होती है। आपको पता है मैं हर रात रोती हूँ क्योंकि आप मुझसे दिन में एक बार में बात नहीं करते हैं। आप देव भैया से बात करते हैं, मनी भैया से बात करते हैं, रोमन भैया से भी प्यार से बात करते हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं करते। आप देव भैया और मनी भैया को अपने साथ घुमाने लेकर जाते हैं, मुझे नहीं लेकर जाते। रोमन भैया भी घूमने जाते हैं पर कोई मुझे नहीं लेकर जाता। आपको पसंद करने से मेरी उम्र का क्या लेना देना है? दिल को थोड़ी पता है कि मैं 18 की हूँ। काया की बातों से रुद्रांश को अपनी बॉडी में आग लगते हुए महसूस हो रही थी। उसने और कसकर काया के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी क्यूट बनी। आगे से मैं तुम्हारी जबान से ये सब बकवास ना सुनो वरना यह जबान खींचकर हाथ में रख दूंगा। काया ने सिर झुकाए हुए कहा, नहीं कर सकती बकवास बंद क्योंकि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आपसे शादी करनी है। रुद्रांश ने काया को छोड़ते हुए गुस्से से घूरते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। इस बार काया ने अपनी नजरें उठाकर रुद्रांश की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपसे शादी करनी है। मैंने उस मूवी में देखा था, लड़का आपकी तरह अपनी फ्रेंड का ख्याल रखता है। उसकी फ्रेंड को उस लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़की अपने प्यार के बारे में अपने फ्रेंड से नहीं बताती है तो वो लड़का किसी और लड़की से शादी कर लेता है। मैं नहीं चाहती आप किसी और से शादी करें, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझसे शादी करें। रुद्रांश को अब समझ आया कि इस बेवकूफ़ लड़की ने शादी की रट क्यों लगाई है। कसूर काया का नहीं है बल्कि उस टीवी का जिसमें ये फालतू बकवास दिखाते हैं। रुद्रांश गुस्से से दहाड़ा, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। तुम ये सब फालतू चीज देखती ही क्यों हो? तुमसे पढ़ने के लिए कहता हूँ तो तुम्हें वह सुनाई नहीं देता। फालतू के ड्रामा तुम्हें अच्छे लगते हैं। आगे से मैं तुम्हें टीवी देखते ना देखूं वरना मैं टीवी को फोड़ दूंगा। चुपचाप से नीचे आओ और डिनर करो। इतना कहकर रुद्रांश जाने लगा तो काया ने रुद्राक्ष के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे आपसे शादी करनी है। रुद्रांश गुस्से से काया की तरफ पलटकर काया के ऊपर पर हाथ उठा दिया। काया ने डर से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया तो रुद्रांश के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने खुद को बहुत मुश्किल से काबू करते हुए कहा, अगली बार अगर तुमने फिर से शादी का नाम लिया ना तो ये हाथ हवा में नहीं रुकेंगे बल्कि तुम्हारे गाल पर पड़ेंगे। तुम्हें अभी स्टडी करनी है, शादी, प्यार, पसंद इन सबको भूल जाओ। काया ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह का, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है और शादी का पढ़ाई से क्या लेना है। रुद्रांश अपने 2 उंगलियों से अपने कनपटी को मसलने लगा। इसका मतलब है कि उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ रहा था। रुद्रांश ने गुस्से से कहा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैं एक अनपढ़ लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे कुछ भी पता ना हो। तुम शादी करके मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरे काम को करना चाहती हो तो ऐसे भी कर सकती हो। इसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं एक एजुकेटेड लड़की चाहता हूँ जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अगर कभी मैं ऑफिस नहीं जाना चाहूँ तो वो मुझसे कहे कि आप आराम करो, मैं ऑफिस जाती हूँ। आज मैं आपकी सारी मीटिंग को हैंडल करती हूँ। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो घर में भी मेरे साथ हो और ऑफिस में भी मेरे साथ हो। मैं लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी चाहता हूँ।
लेकिन तुम में वो क्वालिटी नहीं है। तुम पढ़ना नहीं चाहती, तुम कुछ बनना नहीं चाहती, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर रुद्रांश जाने लगा तो काया रुद्रांश को पीछे से गले लगाते हुए कहा, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं तो मैं पढ़ने के लिए भी तैयार हूं। मैं आपके इतना काबिल बनना चाहती हूं, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि जब मैं आपकी बराबरी करने लगूंगी तब आप मुझसे शादी करेंगे। रुद्रांश ये वादा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी में लीची के सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। चाहे उसकी लीची इस दुनिया में थी या नहीं, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो पूरी जिंदगी कुंवारा रहने के लिए तैयार था, लेकिन अपनी लीची की जगह किसी और को देने को तैयार नहीं था। रुद्रांश काया के हाथ को अपने पेट पर से हटकर काया को अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा। जिस दिन तुम मेरी बराबरी करने लगोगी और मुझे लगेगा कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लायक हो गई हो, तो मैं खुद तुम्हें पूरी दुनिया के सामने प्रपोज करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तुम अपनी हदें पार नहीं करोगी। आज के बाद अगर तुमने दोबारा कभी मुझसे प्यार का इजहार किया या शादी का नाम लिया तो अगली बार मैं इतने प्यार से तुम्हें समझाऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। अंडरस्टैंड? काया रो रही थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी। काया को इस तरह देखकर रुद्राक्ष को तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि अगर आज वह उसे खुशी देने के लिए उसकी बेमतलब की जिद को मान जाएगा तो फ्यूचर में उन दोनों को तकलीफ होगी। रुद्रांश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, रोना धोना बंद करो और चलो डिनर करो। कल हमें पार्टी में जाना है, परसों हमें लंदन जाना है, तो पैकिंग करना स्टार्ट कर दो। काया ने धीरे से पूछा, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? काया के सवाल ने रुद्रांश के वजूद को झकझोर दिया था। ये सवाल भी रुद्रांश के दिल ने उससे कई बार किया था, लेकिन उस सवाल का जवाब रुद्राक्ष के पास नहीं था। रुद्राक्ष ने काया को देखते हुए कहा, मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ। बस जो दिल कह रहा है वो करता जा रहा हूँ। तुम पहली लड़की थी जिसने मेरे सामने गिड़गिड़ा कर कुछ मांगा था। आज से पहले जितने भी लड़कियां मुझसे मिली या तू मुझसे शादी करना चाहती थी, यह मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, यह मेरे साथ सोना चाहती थी। तुम भी पहली बार मुझसे मिली तो मुझे लगा तुम नाटक कर रही हो, मुझसे यही सब चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने वह शर्त रखी और तुमने मेरी शर्त को पूरी तरह से इनकार कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि तुम वाकई में अलग हो, शायद तुम्हारी मासूमियत देखकर मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे सवाल के यही जवाब है। हाँ, अगर कभी लगा कि कोई और वजह है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब अगर तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो गए हो, सारी जिद हो गई हो, तो डिनर करने चले। मुझे भूख लगी है और मैं काफी थक भी गया हूँ। काया ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। वो दोनों ही एक साथ डाइनिंग एरिया में आ रहे थे। मनी उन दोनों को साथ में देखकर मुस्कुराने लगा। देव ने मनी से कहा, अगर बॉस इस छोटी सी लड़की से शादी कर लेते तो कितना अच्छा होता ना। मनी ने काटा को देखते हुए कहा, बहुत ही अच्छा होता। इतनी केयर और इतना ख्याल करने वाली बीवी आजकल कहाँ मिलती है। आजकल लड़कियों को शॉपिंग और पार्टी से फुर्सत ही कहाँ रहती है जो अपने हस्बैंड पर ध्यान दें। तुम तो जानते हो देव, बॉस इस छोटी सी लड़की से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई है, इसलिए वह अब अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को जगह नहीं देंगे। सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। उस घर में 4 लड़के और एक लड़की थी। एक लड़की ने उसे चारों लड़कों को अपनी मासूमियत और अपनेपन से अपना बना लिया था। अगली सुबह अंडस्को माया अभी तक सो रही थी, क्योंकि सुबह के 5 बजे बज रहे थे।
माया का फोन रिंग करने लगा। माया ने जब फोन पर देखा तो अभी फ्लैश हो रहा था। माया गहरी नींद में थी, इसलिए उसने फोन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोन को वापस रख कर सो गई। लेकिन उसका फोन कंटिन्यू रिंग कर रहा था। माया ने फोन उठाया और नींद भरी आवाज में पूछा, कौन? और इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हैं? फोन की दूसरी तरफ से कड़क आवाज आई, तुम्हारा हस्बैंड बात कर रहा हूँ। स्वीटहार्ट, तुम अभी तक सो रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बेल में मेरा फोन उठना चाहिए, तो तुमने मेरा फोन कैसे नहीं उठाया? उस आवाज को सुनते ही माया की नींद हवा में गायब हो गई। वो उठकर बेड पर बैठते हुए पूछा, कौन बात कर रहा है? उस शाखा ने कहा, यह क्या बात हुई स्वीटहार्ट, अभी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कल रात ही हमारी शादी हुई और तुम मुझे भूल भी गई। माया ने गुस्से से कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? और मैंने कब तुमसे शादी की है? कौन हो? मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? फोन के दूसरे साइड वाले शख्स जो रनिंग कर रहा था, उसने रनिंग मशीन से उतरते हुए पास में खड़े स्टाफ से टॉवल लेकर अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा, स्वीटहार्ट, तुम्हें याद नहीं, कल आधी रात को तुमने एक पेपर सेंड किया था। वो कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं था, बल्कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर था। उसे शख्स के बात सुनते ही माया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? माया की आवाज ऐसी थी जैसे वो किसी खाई में से बोल रही हो। माया ने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? कौन हो तुम और यह सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? फोन के दूसरे साइड वाले शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटहार्ट, मैं मजाक नहीं करता, और वैसे भी बताया तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और हस्बैंड से तुम करके बात नहीं करते हैं। हस्बैंड से इज्जत से बात करते हैं। मुझसे आप करके बात करो। माया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हें कोई हस्बैंड नहीं मानती। तुमने कल रात मुझसे जबरदस्ती पेपर साइन करवाया था। मैं तो जानती तक नहीं थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी साइन नहीं करती। उस शख्स ने गुस्से से गुर्राया, मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की ना, तुम्हारा गला दबा दूंगा। अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम आज कॉलेज में जाकर कियांश सूर्यवंशी को सबके सामने थप्पड़ मारोगी, क्योंकि उसने कल तुम्हारे साथ बड़ी जी से बात की थी। माया ने रोते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसने मुझसे कोई बदतमीजी से बात नहीं की, और जब उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो मैं उसे बिना वजह थप्पड़ क्यों मारूं? तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसे शख्स में शैतानों की तरह हम सते हुए कहा, स्वीटहार्ट, तुम्हारे पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं है। स्वीटहार्ट, मैं तुमसे पूछा नहीं है बल्कि तुम्हें बताया है। अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कॉपी तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। सोचो तुम्हारे डैड को कैसे लगेगा कि उनकी इकलौती बेटी ने उन से छुपकर शादी कर ली। सोचो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगेगा। कहीं तुम्हारे धोखे से उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो, कहीं वह मरा गया तो क्या करोगी? माया जितनी जोर से सीख सकती थी उसने चीखते हुए कहा, जस्ट शट, अपनी गंदी जबान से मेरे डैड के लिए कुछ भी मत बोलना, वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। काया को उस शख्स की बातें कांटे की तरह रही थी। माया ने सिसकियां लेते हुए पूछा, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या दुश्मनी है हमारी? क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? उसे शख्स ने संजीदगी से कहा, बहुत कुछ हासिल होगा स्वरितार्थ। तुम मेरी मंजिल की वह चाबी हो जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। अब ये रोना धोना बंद करो और खुद को कियांश सूर्यवंशी को थप्पड़ मारने के लिए तैयार करो, क्योंकि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। माया कुछ कहती उससे पहले फोन कट गया। माया ने फोन को बेड पर फेंकते हुए अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगी।
उसने रात के अंधेरे में अपनी जिंदगी को ऐसे इंसान के हाथ में सौंप दिया था जो उसे कंट्रोल कर रहा था, जो उसकी और इसकी फीलिंग के साथ खेल रहा था। सुबह 9 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मनन, रियांश, शौर्य निधि माया के उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ गुड़िया, तबीयत नहीं ठीक है? कॉलेज जाने का दिल नहीं कर रहा है तो मत जाओ, आराम करो घर पर। रियांश ने माया के हाथ पर अपने हाथ को रखा तो माया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आते हुए हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं बड़े पापा, नहीं बड़े मामा, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। माया को इस तरह हड़बड़ाते देखकर सभी परेशान हो गए। रियांश ने माया के हाथों को अपने हाथों में लेकर कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ रबड़ी, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? किसी ने कुछ कहा है? क्या हुआ तुझे? रात में तो तू बहुत खुश थी, क्या तेरे सर दर्द दे रहा है, डायबिटीज बढ़ी है? माया ने जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है ब्रो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉलेज जाना ना इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। कियांश ने माया को गले से लगाते हुए कहा, पागल मैं हूं ना, तेरे साथ कुछ नहीं होगा तुझे। और अगर कोई भी तुझे परेशान करे, ये किसी स्टूडेंट ने तुझे कुछ कहा तो तू तुरंत मेरे पास आना, मैं तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त तेरे साथ रहूंगा। माया ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। सभी ने साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट किया और फिर अपनी अपनी मंजिल पर निकल गए। माया जब कॉलेज आई तो उसके कान में उस शख्स की बातें गूंज रही थी। वो ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी उसे सामने से सारा और कियांश साथ में आते दिखे। सारा माया को देखकर खुश हो गई। वो कियांश के हाथ को पकड़े हुए माया के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक गॉड माया, तुम फाइनली कॉलेज आ गई। तुझे पता है मैं तुम्हारा कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रियांश सारा को देख रहा था। वह चारों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। कियांश ने माया से कहा, हेलो मिस माथुर, कैसी है आप? वैसे आगे से अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज हीरोइन मत बनिएगा, बल्कि अपने भाई को बताइएगा। कियांश इससे आगे कुछ कहता माया ने एक जोरदार थप्पड़ कियांश गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ ने हर स्टूडेंट को पूरी तरह से हिला दिया, क्योंकि सभी जानते थे कियांश कैसा है। कियांश अपने गाल पर हाथ रख अपनी अंगारे जैसी आंखों से माया को घूर रहा था। उसे माया की आंखों में आंसू की झलक दिख रही थी। सारा ने माया को अपनी तरफ पलटकर गुस्से से चिल्लाई, हाउ डेयर यू माया, तुमने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? माया ने सारा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने ये थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारे भाई मुझे फ्री की एडवाइस दे रहे थे। हमने थोड़े अच्छे से बात क्या कर ली, वो मेरे साथ फ्री हो गए। मैंने ये थप्पड़ इसलिए मारा है ताकि मैं उन्हें याद दिला सकूं कि मैं उनकी नहीं बल्कि तुम्हारी फ्रेंड हूं, इसलिए मुझसे ज़्यादा फ्री होने की या मेरे हमदर्द बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो जानती हो ना सारा, मैं किसी की एडवाइस नहीं लेती हूँ। सारा ने गुस्से से माया को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड, अपनी बहन मानती थी और तुमने मेरे भाई को इसलिए थप्पड़ हमारा क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें एडवाइस दी, तुम्हारे लिए हमदर्दी की। मेरे भाई ने कुछ नहीं गलत किया। मुझे लगता है मैं तुमसे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की है। आज से मेरे और तुम्हारी दोस्ती नहीं खत्म होती है। माया ने हैरानी से सारा को देखते हुए कहा, तुमने अपने भाई के लिए हमारी दोस्ती को तोड़ दिया, हमारे बीच के एहसास फरिश्ते को खत्म कर दिया। सारा ने माया को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड माना, तुम्हें इतनी इज्जत दी, मान दिया। तुमने हमारी दोस्ती के बदले में मेरे भाई को सबके सामने थप्पड़ मारा। माया की आंखें आंसुओं से भरी थी। वो कियांश से नजर तक नहीं मिला रही थी, क्योंकि उसने एक ऐसे शख्स को थप्पड़ मारा था जो बेगुनाह था, जिसका कोई कसूर नहीं था। कियांश माया का हाथ पकड़े हुए अपने साथ ले जाते हुए कहा, यह क्या किया तूने रबड़ी, तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? वो तो तेरे अच्छे के लिए कह रहा था।
मैं जितना बुरा उसे समझता था उतना बुरा वह नहीं है। हमारी तो कल अच्छे से बात हुई थी, अचानक तुझे हो क्या गया है? माया जो पहले से ही परेशान थी रियांश के सारे सवालों से उसने गुस्सा होते हुए कहा। बस करिए ब्रो, थक गई हूं मैं आपकी हर सवाल के जवाब देते हुए। नहीं बताना मुझे कुछ आपको, अगर आपको मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र हो रही है तो जाइए उसी के पास, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं अकेले ही काफी हूं अपने लिए। इतना कहकर माया क्लासरूम की तरफ चली गई। काया अपने रूम में बैठी रोमांटिक मूवी देख रही थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन कर रुद्रांश अंदर आया। रुद्राक्ष ने देखा सोफे की सारे कुशन नीचे गिरा था। वह सोफे पर पालती मारकर अपने गोद में चॉकलेट का बाउल लेकर बैठी थी। चॉकलेट के सारे रैपर नीचे फर्श पर गिर थे और चॉकलेट बाउल में थे। काया चॉकलेट को खाते हुए मूवी को शिद्दत से देख रही थी। काया को बच्चों की तरह टीवी देखते देख रुद्रांश ने गुस्से से पूछा, ये तुम क्या देख रही हो? रुद्रांश की आवाज सुनकर काया डर गई। वो हड़बड़ाकर खड़ी हुई तो सारी चॉकलेट फर्श पर गिर गई। वह बाउल एक जोरदार की आवाज में टूट गया। काया ने हड़बड़ाहट में कांच पर पैर रख दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। रुद्रांश जल्दी से काया के पास जाकर काया को अपनी बाहों में उठाते हुए अपनी बाहों लिए बेड के करीब आकर काया को बेड पर बैठा दिया। उसने बेडसाइड ड्रावर से फर्स्ट एड किट उठाकर काया के पास स्टूल पर बैठते हुए माया के पैर को अपने थाई पर रखते हुए माया के जख्मों को साफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें खा नहीं जाता जो ऐसे डर रही थी। ये बताओ क्या देख रही थी? रुद्रांश काया की बैंडेज कर खड़ा होकर काया को देखने लगा। काया ने रुद्रांश से कहा, यह मूवी है। रुद्रांश ने काया को घूरते हुए कहा, वह मैं भी देख रहा हूँ यह मूवी है, लेकिन कौन सी मूवी देख रही हो ये पूछ रहा हूँ। रात के 12 बजे बज रहे हैं और तुम मूवी देख रही हो। काया ने डरते हुए कहा, यह मोहब्बतें मूवी है और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ये देख रही थी। रुद्रांश ने टीवी को बंद करते हुए कहा, उठो और चलो मेरे रूम में। काया एक कदम पीछे होते हुए कहा, मैं आपके रूम में क्यों चलूं, मैं आपके रूम में नहीं जाऊंगी। रुद्रांश काया की कलाई को पकड़कर अपने रूम में ले जाते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी और अपने दिमाग में यह फालतू की चीज लाना बंद करो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया था मैंने शाम को क्या कहा था? मुझे तुम जैसी अनपढ़ लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। काया ने रुद्रांश के हाथ को अपने हाथ पैर से हटाते हुए कहा, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे अनपढ़ कहना बंद कीजिए। रुद्रांश काया को घूरते हुए कहा, ओह तो अब तुम्हारे मुंह में जबान भी है। इंटरेस्टिंग मतलब तुम वक्त के साथ अपडेट हो रही हो। माया बेड पर मुंह फुलाकर बैठे हुए कहा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। रुद्रांश काया के शोल्डर को एक झटके से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे काया सीधे रुद्रांश के सीने से जा लगी। काया के लंबे बाल रुद्रांश के चेहरे पर फैल गए। रुद्रांश अपने चेहरे पर से काया के बाल को हटाते हुए कहा, क्यूट बनी, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें ड्रेस नहीं पसंद करनी तो कोई बात नहीं, अब चुपचाप से सो जाओ। दोबारा टीवी ऑन हुई ना तो अगली बार यह टीवी जमीन पर टूटी पड़ी मिलेगी। कल तुम मेरी पसंद की ड्रेस पहनकर मेरे साथ पार्टी में चल रही हो कर, यूं कि मैं कल अपनी जिंदगी के सबसे खास इंसान से मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर रुद्रांश वहां से चला गया। काया रुद्रांश को देखते रह गई। यह इंसान जितना रूड था, काया के दिल में उतनी ही तेजी से अपने लिए जगह बना रहा था। रुद्रांश काया बहुत ही ज्यादा पसंद था। काया भी नहीं जानती थी कि वो इस रूड इंसान को इतना क्यों पसंद कर रही थी। शायद वह भी रुद्रांश के इस रूड बिहेवियर के पीछे प्यार के एहसास को महसूस कर पा रही थी। काया बेड पर चुपचाप से सो गई। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे अपनी आंखों के सामने रुद्रांश का चेहरा नजर आ रहा था। अपनी पहली मुलाकात, रुद्राक्ष की बाहों में बेहोश होना,
रुद्रांश का उस पर चिल्लाना, उसे डांटना, वह सब याद करते ही काया के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अगला दिन शाम का वक्त अंडस्को। काया गार्डन में बैठी हवाओं में फूलों की खुशबू को महसूस कर रही थी। काया को हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया भर की सारी मासूमियत थी। वो कोई छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। उसके गुलाबी गाल जो उसकी हल्की मुस्कुराहट की वजह से उसके डिंपल अपनी नुमाइश कर रहे थे। काया खोए हुए बैठी थी कि उसे पीछे से रुद्रांश की आवाज आई। क्या सोच रही हो क्यूट बनी? काया हड़बड़ाकर उठते हुए कहा, कुछ नहीं, आप आ गए। रुद्राक्ष काया को घूरते हुए कहा, नहीं, मैं अभी ऑफिस में हूँ, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह तो मेरा भूत खड़ा है। काया ने मुंह बना लिया। रोमन ने फार्म हाउस के बाहर आते हुए कहा, सिस्टर अब तो तुम कुछ खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ एक कप चाय पी है। रुद्रांश काया को देखते हुए रूडली पूछा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया है? क्या तुमने फास्ट रखा है? काया ने अपनी नजरें नीचे किए हुए रुद्रांश से कहा, मेरा मन नहीं कर रहा है। सुबह से बॉडी में पेन भी हो रही है, सर दर्द कर रहा है और वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा है। बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए खुली हवाओं में बैठी थी। काया ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश काया के पास जाकर काया के फोरहेड पर अपने हाथ को रखा तो वह हैरान हो गया। उसने काया के मासूम चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें फीवर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? तुम्हें फीवर है और तुम्हें पता भी नहीं चला। और रोमन तुम तो इसके साथ हर वक्त रहते हो, तुम्हें भी पता नहीं चला कि इसे फीवर है। रोमन ने भी नजरें झुकाए में कहा, सॉरी छोटे बाबा, मैंने ध्यान नहीं दिया। काम में इतना बिजी था कि सिस्टर को भूल ही गया था। एकांश ने अपनी जैकेट को उतारकर काया को पहनते हुए कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। काया ने धीरे से कहा, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। रुद्रांश काया की कलाई को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अपना यह ना बोलना बंद करो, वरना किसी दिन मैं तुम्हारे मुंह को सिल दूंगा। माथुर मेंशन। माया बिना किसी क्लास को अटेंड किए हुए घर वापस आ गए थे। घर पर कोई नहीं था क्योंकि सब ऑफिस जा चुके थे। माया ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी को लिए हुए ऊपर टेनिस पर चली गई। उसे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी। माया को आए हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि उसका फ़ोन नहीं हुआ। माया ने फ़ोन पर देखा तो अभी फ्लैश हो रहा था, लेकिन वह बेबस थी। उसने फ़ोन को डेमो से उठाया और अपने कान से लगाते हुए बिल्कुल खामोश खड़ी थी। फ़ोन के दूसरे साइड वाले शख्स ने कहा, क्या हुआ डार्लिंग, नाराज हो? गुस्सा हो? आज मुझ पर चिल्लाओगी नहीं? माया ने उसके सवालों और बातों को नज़रअंदाज करते हुए गुस्से से पूछा, फ़ोन क्यों किया है? उस शख्स ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें पता है डार्लिंग, मुझे तुम इसी वजह से बहुत पसंद हो, क्योंकि गुस्सा हर वक्त तुम्हारी नाक पर रहता है, जिससे तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती हो। वैसे तुमने क्या जोर का थप्पड़ मारा था उस कियांश सूर्यवंशी को? उसकी कियांश को ऐसे देखकर आज तो मजा ही आ गया। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी आज्ञाकारी है, जो मेरी बातों को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मान न जाएगी। माया ने गुस्से से हर लफ्ज़ को चबाते हुए अपने भरे गले से कहा, मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरे जख्मों पर नमक लगा रहे हो? बहुत खुश होगे ना मुझे तकलीफ में देखकर, मेरी फ्रेंड को मुझसे दूर करके। ये दुश्मनी तुमने शुरू की, लेकिन ख़त्म मैं करूंगी। मेरी कमज़ोरी का जितना फ़ायदा उठाना है उठा लो मिस्टर। जिस दिन तुम मेरे हाथ लगे न, कसम खाती हूँ तुम्हारी जान ले लूंगी। उस बेनाम शख्स ने कहा, ले लेना। पहले मेरे काम तो पूरे कर दो, अब तुम्हारा दूसरा काम है। अपने भाई से जाकर कहो कि वह कियांश की बहन सारा को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करे और उससे शादी कर ले। अपने भाई को मनाओ किसी भी कीमत पर। अगर उसके लिए
तुम अपनी जान लेनी पड़े तो वह भी करो, कल तक मुझे तुम्हारा भाई सारा को प्रपोज करते हुए दिखना चाहिए। माया ने हंसते हुए कहा, हो जाएगा तुम्हारा काम, अब मैं तुम्हारा फोन रखूं क्योंकि तुम्हारी यह बेसुरी आवाज सुनकर मेरा कान फट रहा है। इतना कहकर माया ने फोन को रख दिया और स्विच ऑफ भी कर दिया। वही वह फोन वाला शख्स इस बात से परेशान था कि आखिर माया क्यों हंस रही थी। वह तो माया बेचैन करना चाहता था, लेकिन आज वह खुद बेचैन हो चुका था। उसने माया को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन माया का कॉल नहीं लगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।